पेश देवरानी। टीना और अनु देवरानी जेठानी थी। टीना छोटी बहू थी और अनु बड़ी बहू। बड़ी बहू सिर्फ नाम के लिए बड़ी नहीं थी, घर के सारे बड़े काम और जिम्मेदारियां भी अनु के हिस्से में ही थी। अनु ऐसा करो, खाने की तैयारियां तुम ही देख लेना बेटा। और टीना तो अभी नई नई आई है, उससे अभी हमारी पसंद नापसंद जानने में थोड़ा वक्त लगेगा। फिर तुम तो जानती हो ना, अंकुर और तुम्हारे पापा जी खाने के टेस्ट के मामले में कितने पर्टिकुलर है। खाना उनके हिसाब से नहीं बना तो पूरा घर सर पर उठा लेंगे। मैं देख लूंगी मम्मी जी, मैं जानती हूँ पापा जी के गुस्से के आगे टीना नहीं टिक पाएगी और मेरे रहते उसे किसी की नाराजगी नहीं झेलनी पड़ेगी, आप चिंता ना करें। अनु को भी अभी घर में आए 3 साल ही हुए थे, लेकिन 3 साल में उसने जैसे 30 साल के बराबर अनुभव जमा कर लिया था। नई नवेली दुल्हन होने पर भी उसने कभी किसी काम से मुंह नहीं मोड़ा। ससुर के गुस्सैल स्वभाव से डरे और घबराए बिना अनु ने न जाने कितनी ही बार उनकी डांट खाई, लेकिन हार नहीं मानी। कुछ ही दिनों में अनु पूरे घर की जान बन गई थी। ऐसा कोई काम या सामान नहीं था जिसकी जानकारी अनु को ना हो। जब मैं शादी करके आई तो मैं अकेली थी, मेरी मदद करने वाला यहाँ कोई नहीं था, लेकिन टीना के लिए तो मैं हूँ। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि पापा जी और अंकुर का जो गुस्सा मैंने झेला, टीना भी वो सब बर्दाश्त करे। अनु चाहती थी कि वो धीरे धीरे टीना को घर में सबकी पसंद के अनुसार ढलना सिखाए। लेकिन आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि उंगली पकड़ाई तो पहुंचा ही पकड़ लिया। कहने का मतलब है कि देवरानी टीना ने अनु के लाड़ प्यार और समझदारी का गलत ही मतलब निकाल लिया था। उससे तो अब काम चोरी और जेठानी पर ऑर्डर चलाने की आदत हो गई थी। टीना पूरा पूरा दिन बढ़िया से सज सवर कर यूट्यूब पर मेकअप वीडियो देखती, जबकि जेठानी अनु अकेले ही घर के कामों में उलझी रहती। धीरे धीरे समय अपनी चाल से आगे बढ़ता रहा और दोनों देवरानी जेठानी 2 बच्चों की माँ हो गई। लेकिन टीना के रवैये में अभी भी कोई अंतर नहीं आया था। घर में इतना काम रहने लगा था कि अनु को बस काम के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था। अनु भाभी, वो टीना भाभी घर पर है क्या? हाँ हाँ है ना, तुम बैठो, मैं बुलाती हूँ उसे। टीना और रीटा भी बात कर रहे थे कि अनु चाय देने के लिए उनके कमरे में जाती है तो देखती है कि वो दोनों उसके बारे में ही बात कर रही हैं। टीना भाभी, आपका स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस और फैशन की तो पूरे मोहल्ले में चर्चा है, मानना पड़ेगा आपको। और आपकी इंग्लिश और ये भूरे बाल देखकर ना अंग्रेज भी एक बार का गच्चा खा जाएगा। अरे रीटा, क्या बात कर रही है? वो तो मैंने बस ऐसे ही कलर करा लिए थी। वैसे तो मुझे भी ना ब्लॉन्ड कलर ही पसंद है, मेरी पर्सनालिटी पर सूट भी करता है। और तुम्हारे भाई साहब तो कहते हैं मेरे नेल एक्सटेंशन देखकर उनका मुझसे कोई काम कराने का मन ही नहीं करता, कहीं मैले ना हो जाए। भाभी, कल तो मोहल्ले की औरतें बातें कर रही थी कि टीना को तो ग्रूमिंग क्लास शुरू करनी चाहिए ताकि सब आपकी जैसी इंग्लिश बोलना और पर्सनालिटी डेवलप करना सीख सके। अच्छा भाभी, जब आप पर्सनालिटी कोच बनोगी ना तो सबसे पहले अपनी जेठानी को ही ग्रूम करना। मुझे लगता है सबसे ज्यादा अनु भाभी को इसकी जरूरत है। अरे भाभी, कहाँ वो? कहाँ आपकी डिजाइनर साड़ियाँ, स्लीवलेस ब्लाउज, और कहाँ उनकी घरेलू काम वाले टाइप साड़ियाँ और उलझे बाल? आपका उनके साथ ना कोई मुकाबला ही नहीं है भाभी। आपकी सास क्या भांग पीकर उन्हें पसंद करके ब्याह कर कर लाई थी? इतना कहकर दोनों ठहाका लगाकर हंसने लगती है। पड़ोसन रीटा के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर टीना बहुत इतरा रही थी, लेकिन दरवाजे पर खड़ी अनु ने जब ये सारी बातें सुनी तो उसे बहुत दुख पहुंचा। जॉइंट फैमिली में सबके काम निपटाते हुए कब सुबह से शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। खुद के लिए समय निकाल ही नहीं पाती, क्या करूं? अब तो ये बिखरे बाल ही लोगों के लिए मेरी पहचान बन गए। अनु अभी सोच ही रही थी कि उसका बेटा उसके पास आता है। मम्मा, कल स्कूल में मेरा पीटीएम है, मैम ने कहा है आपको भी आना है। अरे बेटा, कल सैटरडे है ना, सबकी छुट्टी होती है, मेरे पास बहुत काम रहता है, तो ऐसा कर पापा को साथ लेकर चले जाना। हाँ क्या मम्मी, हमेशा पापा को ही पीटीएम में भेज देते हो? सबकी मम्मी आती है और इस बार तो टीचर ने स्पेशली कहा है कि आपको आना ही है, वो कुछ डिस्कस करना चाहती हैं। बेटे की बार बार जिद सुनने के बाद आखिर में अनु पीटीएम में जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन, अनु, आज छोले भटूरे बनाना नाश्ते में, और हाँ, तुम्हारे हाथ के खाने हैं, तुम छोटी पर काम मत टाल देना। पापा जी ने कह दिया तो कह दिया। अब अगर मैंने कहा कि मुझे आदि के साथ स्कूल जाना है तो पापा जी नाराज हो जाएंगे। जल्दी जल्दी सब काम खत्म कर लेती हूँ, फिर चली जाऊंगी।
अनु रसोई में जाकर जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करने लगती है। उधर देवरानी टीना अच्छा सा मेकअप करके ब्लैक शिफॉन की साड़ी पहनकर मीटिंग में पहुंच जाती है। टीना टीचर से गिट पिट इंग्लिश में बात कर रही थी, जिससे उसकी बेटी डिम्पी गर्व से फूली जा रही थी। मीटिंग के बाद, डिम्पी, तुम्हारी मम्मा तो बहुत स्मार्ट और गुड लुकिंग है। आपको भी अपनी मम्मा की तरह अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव करनी है। जी मैम। घर के किसी भी काम में हाथ लगाए बिना अनु मीटिंग अटेंड करके घर लौट आई, जिससे उसे भर भर कर तारीफें भी सुनने को मिल गई थी। इधर जेठानी बेचारी घर की सफाई और नाश्ते में लगी हुई थी। मम्मा बस टीचर 12:30 तक ही स्कूल में मिलेंगी, जल्दी करो। बेटे का उदास चेहरा देख अनु जल्दी जल्दी में एक सिंपल सा सूट पहनकर बालों का जूड़ा बांधकर तैयार हो जाती है और स्कूल पहुंच जाती है। स्कूल पहुंचकर आदि ने देखा कि बाकी के बच्चों की मम्मी कितनी मॉडर्न और सुंदर ड्रेस पहनकर आई हुई है, जबकि उसकी मम्मा बाकी औरतों से बिल्कुल अलग दिख रही थी। आदि, ये तेरी मम्मी है? हाँ, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही पूछा। आदि ने देखा कि शुभम बाकी बच्चों के साथ मिलकर मुंह छिपाकर हंस रहा है। मीटिंग खत्म होने के बाद, मम्मा आप ऐसे बनकर क्यों रहती हो? आपने देखा बाकी बच्चों की मम्मियाँ कैसे टिप टॉप लगती है, और एक आप हो, आपने कितने साल पुराना सूट निकाला था आज मीटिंग के लिए। अरे ये क्या बात हुई बेटा? मैं वहाँ सूट की प्रदर्शनी लगाने गई थी या तेरी पेरेंट्स मीटिंग में गई थी? मम्मा आपको समझ में नहीं आता, आपकी वजह से आज मुझे पूरे क्लास के आगे शर्मिंदा होना पड़ा। सारे बच्चे कह रहे थे आदि अपनी मम्मा को नहीं दादी को लेकर आया है। पता नहीं क्यों आपका ड्रेसिंग सेंस था बिल्कुल दादियों जैसा है। और आप इंग्लिश में बात नहीं कर सकती थी क्या? बेटा तुझे पता है ना मैं इंग्लिश में बात नहीं कर सकती, और इंग्लिश बोलने से क्या होता है? हिंदी में बात करने से कुछ दिक्कत हुई क्या? अब रहने दो मम्मा, गलती मेरी है जो मैं आपको साथ लेकर आ गया। मुझे पापा को ही ले आना चाहिए था। अगले दिन स्कूल से आने के बाद आदि अपनी दादी के पास जाता है। दादी आप पापा को बोल देना आज के बाद वही मेरे साथ स्कूल मीटिंग में जाए। मम्मी ने तो स्कूल में जाकर मेरी बेइज्जती ही करवा कर रख दी। अब जब से मम्मी स्कूल से आई है मेरी क्लास के बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आप ही बताओ क्या जरूरत थी मम्मी को ऐसा पुराना सा सूट पहनकर मेरे स्कूल जाने की? और क्या मेरे लिए वो इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकती? आपने मेरे पापा की शादी ऐसी अनपढ़ लड़की से क्यों करवाई दादी? अगर मेरी भी चाची जैसी मम्मी होती तो कितना अच्छा होता। मैं भी सारे दोस्तों के सामने इम्प्रेशन झाड़ता और क्लास में भी सब मुझसे इम्प्रेस हो जाते। ये कैसी बात कर रहा है बेटा तू? तुझसे किसने कहा कि तेरी मम्मी अनपढ़ है? जब तेरी मम्मी शादी करके इस घर में आई थी ना, तो वो इंटर कॉलेज में संस्कृत की गेस्ट लेक्चरर थी। वो तो घर की जिम्मेदारियां और तेरे जन्म के बाद उसने नौकरी छोड़ दी और घर गृहस्थी में ही रम गई। जिस माँ ने अपना करियर तक इस परिवार के लिए दांव पर लगा दिया, आज उसके साथ जाने में उसके बेटे को शर्म आ रही है। बेटा घर में जो ज्यादा जिम्मेदार होता है ना, उसे अपने बारे में सोचने का समय नहीं मिलता। तेरी मम्मी दिन के 24 घंटे सिर्फ हम सब के लिए ही जीती है, और जो अंग्रेजी ना बोल पाए वो अनपढ़ होता है क्या? ऐसा किसने कहा तुझसे? कल तू अपनी अंग्रेजी की मैडम से संस्कृत के श्लोक का अर्थ पूछ कर आना। बता पाएगी वो? नहीं ना? तो बेटा किसी की शिक्षा को एक भाषा से थोड़ी ना आंका जाता है। और तेरी चाची करती क्या है लाली लिपस्टिक लगाने के अलावा? उसके दोनों बच्चों को भी अगर अनु टिफिन बनाकर ना देना तो रोज भूखे ही जाएंगे स्कूल। तू ही बता, आज तक कभी चाची ने तुम चारों को कुछ पढ़ाया है? कौन तुम्हारा होमवर्क कराता है? कौन पढ़ाई से लेकर खाना कपड़े हर बात का ख्याल रखता है? मुझे माफ कर दो दादी, मैंने तो ये सब कभी सोचा ही नहीं था। आप सही कहती है, मेरी माँ जैसा और कोई भी नहीं है। मैं आगे से कभी मम्मा के बारे में ऐसी बात नहीं सोचूंगा। अनु बस बहुत पीस चुकी तू इस घर गृहस्थी में। अब समय आ गया है कि तू भी अपने ऊपर ध्यान दे, वरना इस तरह तो ये समाज तुझे बिल्कुल किनारे कर देगा। बेटा दूसरों के लिए जीने वाले की कोई अहमियत नहीं होती, इसलिए अब तू अपने बारे में सोच। मैंने आदि की प्रिंसिपल से बात कर ली है, वो मेरी पुरानी सहेली है। उसके स्कूल में संस्कृत के टीचर की जरूरत है, इसलिए अब तो स्कूल में पढ़ाने जाएगी। लेकिन मम्मी जी अगर मैं बाहर जॉब करने लगूंगी तो घर कौन संभालेगा? क्या तेरी देवरानी है ना, बहुत लाली लिपस्टिक लगा ली उसने इतने साल। अब तू अपना देख, घर वो संभालेगी। अनु ने स्कूल में जॉब ज्वाइन कर ली। अब वो अच्छे से बन ठन कर सवेरे स्कूल के लिए निकल जाती और पीछे देवरानी टीना पूरा परिवार संभालती।
इंग्लिश देवरानी अब कहीं भी जाती है तो जल्दी जल्दी में ऐसे ही बालों का जुड़ा बांध लेती है क्योंकि उस बेचारी के पास आजकल ग्रूमिंग के लिए समय कहाँ बचता है। ससुराल में थाली। मम्मी जी, पापा जी, आइए खाना खा लीजिए। दीप्ति बहू, आज क्या बनाया है खाने में? मम्मी जी, कल मैं बाजार गई थी ना, तो वहां से बिल्कुल ताजी लौकी लेकर आई थी। देखिए लौकी की कितनी बढ़िया सब्जी बनी है, देखकर ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। अरे तो अपनी लौकी की सब्जी ना अपने पास ही रख ले। हम तो परेशान हो गए तेरे हर रोज के इस हरी सब्जियों के प्रेम से। रोज रोज वही टिंडा, तौरी, लौकी, भिंडी, इसके अलावा कभी कोई और चीज भी बना लिया कर। तेरी सब्जियों के नाम सुनकर ना मेरी भूख ही मर जाती है। कैसी बात कर रही हैं मम्मी जी आप? मैं आप लोगों के लिए चुन चुन कर ताजी हरी सब्जियां लेकर आती हूँ ताकि उसे खाकर सब लोग स्वस्थ रहें। अरे कहाँ पे, किस तरह से हरी सब्जियों के कारण मेरा अपमान कर रही हैं? अच्छा ठीक है, सुन लिया तेरा भाषण। जा जाकर फूल के सेंक ला। हर समय भाषण देती रहती है, हरी सब्जियां खाओ, ताजी सब्जियां खाओ। अरे हम कोई मरीज थोड़ी ना है। दीप्ति जानती थी कि इस घर में सबको बस स्वाद से ही मतलब है। पोषण और स्वास्थ्य के बारे में बताने का मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। अब इतने दिनों से उसे ये तो समझ आ ही चुका था कि सास हो या ननद, घर में सभी लोग एक नंबर के चटोरे हैं। सास मनोरमा का तो कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता था जब वो बाजार से गोलगप्पे या टिक्की लाकर ना खाती हो। बस इसीलिए दीप्ति की पूरी कोशिश रहती कि कुछ नहीं तो घर में ही कम तेल मसाले वाला सादा खाना बनाकर सबको खिलाए ताकि सबकी सेहत ठीक बनी रहे। लेकिन इस बात के लिए उसे कभी तारीफ नहीं मिलती थी। उल्टा जिसको देखो वो खाने की थाली देखकर मुंह बिचका लेता था। शाम के समय, अरे दीप्ति, खाना बन गया कि नहीं? कोई जोरों की भूख लगी है, जल्दी जल्दी खाना लगा दो। अरे आप बैठिए ना, खाना बिल्कुल तैयार है। मैं अब भी गर्मा गर्म खाना परोसती हूँ। मनोज हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठता है तो देखता है कि दीप्ति ने खाने में गर्मा गर्म दाल, चावल और रोटियां बनाई है। साथ में गाजर और मूली का सलाद भी रखा हुआ है। क्या है यार ये, रोज रोज तुम दाल बनाकर रख देती हो। मुझे नहीं खानी तुम्हारी दाल। कैसी बात कर रहे हैं आप? दाल तो सबसे आसानी से पचने वाला भोजन है। रात के समय अगर दाल खाकर सोएंगे ना तो आपकी सेहत हमेशा दुरुस्त रहेगी। आप ही बताइए, प्रोटीन के लिए आप दिन भर में क्या खाते हैं? प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए तो मैं रात को दाल बना देती हूँ। अरे यार, तुम ना अपना ये भाषण फिर से शुरू मत करो। मुझे तुम्हारा भाषण नहीं सुनना। कभी तो ढंग का खाना खिला दिया करो यार। कितने खुशी खुशी मैं घर लौटा था कि आज तो कुछ बढ़िया सा खाऊंगा, लेकिन तुम्हारा ये दाल चावल देखकर मेरी भूखी मर जाती है। रख लो अपना खाना अपने पास, मुझे नहीं खाना। दीप्ति को बातें सुनाने के बाद मनोज वहां से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। लो, ये क्या बात हुई? खाना भी नहीं खाया और ऐसे ही थाली सरकाकर चले गए। पता नहीं इस घर में सही बात किसी को समझ में क्यों नहीं आती। अरे मैं सबकी दुश्मन थोड़ी ना हूँ। मैं दाल चावल इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे पता है खाना खाने के बाद यहाँ सबको सीधा बिस्तर पकड़ना होता है। अगर रात में कुछ भारी बना दूंगी तो उसे रात के समय डाइजेस्ट करना अपने आप में बीमारियों को न्योता देने के बराबर होता है। इसीलिए तो मैं रात के समय जानबूझकर हल्का खाना बनाती हूँ ताकि मेरे आलसी ससुराल वालों की सेहत सही रहे। लेकिन इस घर में तो अच्छाई का इनाम हमेशा यही होता है जो अभी अभी मुझे मिला। अगले दिन सुबह नाश्ते के समय, भाभी जल्दी से नाश्ता लगा दो, कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगी मैं। नाश्ता बिल्कुल तैयार है, मैं लेकर आ ही रही थी। रेखा जल्दी से डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। जैसे ही वो कैसरोल खोलकर देखती है तो उसे देखकर उसकी त्योनियां चढ़ जाती है। ये क्या है भाभी, आपने आज फिर चुकंदर के पराठे बनाकर रख दिए? आपसे तो कुछ भी कहना बेकार है। अरे चुकंदर के पराठे कौन खाता है? मुझे तो चुकंदर की शक्ल से नफरत है, ऊपर से आप रोज रोज नाश्ते में यही बनाकर देती हो। अरे आप समझती क्यों नहीं रेखा दीदी? आपकी बॉडी में खून की कमी बताई है डॉक्टर ने, इसलिए आपके लिए चुकंदर, अनाज जैसी चीज खाना बहुत जरूरी है। अब आप तो चुकंदर के नाम से इतना चिढ़ जाती है कि खाना तो दूर की बात है। इसीलिए मैं सुबह सुबह 6 बजे उठकर आपके लिए चुकंदर के पराठे बनाती हूँ ताकि कम मात्रा में ही सही लेकिन आपको आयरन तो मिल सके। भाभी आपको ना मेरी माँ बनने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा हीमोग्लोबिन कम है ना, भुगत लूंगी मैं। आपको मेरी जरूरत से ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, अब आप ही खा लीजिए ये चुकंदर के पराठे। अरे रेखा दीदी सुनिए तो। रहने दो भाभी, आप यही चाहती थी ना कि मैं खाली पेट ही चली जाऊं, तो ठीक है। अब पीछे से रोकने का क्या मतलब है?
सुबह स्नैक्स के नाम पर किशमिश और चने खिलाती हूँ, नाश्ते में चुकंदर के पराठे और रात में स्वीट डिश मांगो तो एप्पल काट कर पकड़ा देती हो। अरे कौन खाता है ऐसा खाना? किस दुनिया में जी रही हो भाभी आप? पता नहीं भैया को आपने क्या पसंद आया। जिस दिन से आप हमारे घर में आई हो ना, सबके टेस्ट की बैंड बजा कर रख दी है। कल मम्मी भी बोल रही थी, एकदम तंग आ चुकी है आपके खाने से। जब मम्मी पापा भैया कोई भी आपसे खुश नहीं है, तब कुछ समझ में क्यों नहीं आता कि आपको हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग ही खाना बनाना चाहिए। ठीक है, मान लिया, हो गई मुझसे गलती। आज के बाद मैं वही बनाऊंगी जो आप लोगों को चाहिए, और फिर उसके बाद अगर किसी ने भी मुझसे शिकायत की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रोज रोज के ताने सुनकर दीप्ति भी बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए उसने फैसला किया कि अब वो ऐसा खाना बनाएगी कि सबकी अकल ठिकाने आ जाए। अगले दिन सुबह सुबह, ऑफिस के लिए देर हो रही है दीप्ति, आज लंच में क्या बना है? खैर तुमसे तो पूछना ही बेकार है, तुमने टिफिन के लिए क्या बनाया? क्योंकि तुम तो रोज वही बनाती हो, भिंडी घिया या तौरी। ऐसी बात नहीं है, आज मैंने आपको लंच में थाली दी है। थाली दी है मतलब खाली थाली पैक कर दी है क्या? स्टील की थाली खाऊंगा क्या? आप समझे नहीं, थाली मतलब दाल चावल सब्जी रोटी मीठा अचार सलाद पापड़ सब कुछ। अब आपको लंच करते हुए बिल्कुल 5 स्टार होटल वाली फीलिंग आएगी। अरे वाह भाई, आज सूरज कौन सी दिशा से निकल गया जो तुमने इतनी अच्छी चीजें बना ली। मुझे ना अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब मैं बिल्कुल वैसा ही खाना बनाऊंगी जैसा आप सबको पसंद है। दीप्ति की बात सुनकर मनोज खुशी खुशी लंच बॉक्स लेकर ऑफिस पहुंचता है लंच के समय। अरे यार रोहन, बड़ा जोरों की भूख लग रही है, क्या लाया है लंच में? अरे भाई, मेरी बीवी तो आज सुबह से सोकर ही नहीं उठी, इसलिए मैं टिफिन लेकर ही नहीं आया। लेकिन मनोज आज बहुत बड़ा डब्बा लेकर आया है, देखते भाभी जी ने आज क्या पैक करके दिया है उसे। मनोज, लंच का टाइम हो गया है भाई, खोल भी दे अपना पिटारा, हम भी देखे आज इस 5 मंजिला टिफिन बॉक्स में क्या भर के लाया है तू। मनोज के जवाब देने से पहले ही उसके दोस्त उसका टिफिन खोल लेते हैं। टिफिन देखकर उनकी आंखें हैरानी से खुली रह जाती है। अरे भाई वाह भाई वाह, आज तो लग रहा है भाभी जी बहुत अच्छी मूड में थी, इतनी सारी डिशेस एक साथ। तो देख, तू अपना इंतजाम खुद देख लियो, अब ये पनीर की सब्जी और पूरी तो मैं ही खाऊंगा। भाई क्या पुलाव बना है, मजा ही आ गया, और साथ में ये मखनी दाल खाकर मैं तो उंगलियां ही चाटता रह गया। खाना तो तुम दोनों ने साफ कर दिया, अब लाओ पापड़ ही खिला दो। भाई पापड़ तो मेरी कमजोरी है, पापड़ देकर मुझसे ना कंट्रोल नहीं होता। इतना कहकर रोहन टिफिन में रख के पापड़ भी खत्म कर देता है। अरे यार, पहली बार बीवी ने कुछ ढंग का खाना भेजा था, और वो भी ये भुक्कड़ साफ करके। अच्छा और टेस्टी खाना लाने का परिणाम ये हुआ था कि इतनी सारी डिशेस में से एक भी मनोज को चखने के लिए भी नहीं मिली, और आज मनोज को ऑफिस में भूखा रहकर ही दिन बिताना पड़ा। उधर दोपहर में, दीप्ति ला बेटा लगा दे खाना, भूख लग गई है। दीप्ति सास ससुर का खाना लगाती है। डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के पकवान देखकर ससुर का तो मुंह खुला रह जाता है। अरे दीप्ति बेटा, आज कोई खास बात है क्या? लगता है आज तुम्हारा जन्मदिन है, तभी तुमने इतने सारे पकवान बनाए। नहीं नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आज मेरा जन्मदिन नहीं है। बस मैंने सोचा कि अब से मैं आप सबकी पसंद का खाना बनाकर आप सबको खुश रखूंगी। मेरी वजह से आप सभी को बहुत तकलीफ हुई है ना, अब मैं आप लोगों को और परेशान नहीं करना चाहती। अरे चल, अच्छा है, तेरी अकल तो ठिकाने आ गई। चल अब जल्दी से परोस दे, क्या क्या बनाया है तूने? मम्मी जी, पूरी है, पनीर की सब्जी है, पुलाव है, दाल मखनी और मीठे में रसगुल्ला भी है, जी भरकर खाइए। अरे मेरे तो मुंह में पानी आ गया इतना बढ़िया खाना देखकर। दीप्ति सबको भर पेट खाना खिला देती है, जिससे आज पहली बार उसकी सास और ससुर काफी खुश नजर आ रहे थे। शाम के समय, बेटा पेट में ना कुछ ऐठन सी हो रही है, तू ऐसा कर दाल चावल बना लेना, सुबह सबने हैवी खाना खाया है ना। नहीं नहीं मम्मी जी, अब मैं दाल चावल नहीं बनाऊंगी। दाल चावल देखकर ना मनोज जी बहुत गुस्सा हो जाते हैं, और मैंने तो कसम ली है कि अब मैं कोई ऐसा खाना नहीं बनाऊंगी कि कोई खाने की थाली छोड़कर उठ जाए। शाम के समय दीप्ति लौकी के मसालेदार कोफ्ते बनाती है। कोफ्ते वाकई बेहद स्वादिष्ट बने थे, इसलिए सभी ओवर ईटिंग कर लेते हैं, और बेचारा मनोज तो सुबह से भूखा था, इसलिए वो तो कोफ्ते देखकर उन पर बिल्कुल टूट ही पड़ता है। सुबह के नाश्ते के समय, रेखा आओ जल्दी नाश्ता कर लो,
देखो आज छोले भटूरे बने हैं, तुम जी भर कर खाओ। अरे भाभी, आज तो आपने सच्ची दिल्ली जीत लिया मेरा। अब प्लीज ना रोज ऐसा ही टेस्टी टेस्टी नाश्ता बनाया करो। क्यों नहीं ननद रानी, आपका हुक्म सर आंखों पर। दिन 2 दिन नहीं, ये सिलसिला 3 हफ्ते से बदस्तूर जारी था। दीप्ति रोज सुबह नाश्ते में कचौड़ी, भटूरे या पकोड़े बनाती, उसके बाद लंच में पारंपरिक थाली सबके आगे परोसती, और फिर रात को भी कभी मलाई कोफ्ता तो कभी पालक पनीर जैसी बढ़िया मसालेदार सब्जी बनाती। दीप्ति अब सबकी पसंद के मुताबिक ही खाना बना रही थी, लेकिन जाने क्यों अभी भी घर में सब खुश नहीं थे। दोपहर के 1 बजे का समय होगा कि तभी रेखा को उसकी 2 सहेलियां पकड़कर घर में लेकर आती हैं। अरे क्या हो गया मेरी बेटी को? आंटी जी, ये ना कॉलेज में चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। हम इसे डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि इसके अंदर हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से चक्कर आ रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी पिछले 10 दिन में ये 2 बार कॉलेज में चक्कर खाकर गिर चुकी है। अरे लगता है तुम कचौड़ियाँ ठीक से नहीं खा रही हो। अच्छे से कचौड़ियाँ नहीं खाओगी तो हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ेगा? रुको, मैं अभी ना थोड़ी कचौड़ी बना कर लाती हूँ। मैं समझ गई भाभी आप क्या कहना चाहते हैं। आप मुझे चुकंदर, अनार, किशमिश सब कुछ इसलिए देती थी ताकि मेरी तबीयत ठीक रहे, लेकिन मैंने कभी भी आपकी बात को समझने की कोशिश नहीं की। मुझे माफ कर दो भाभी, मुझे नहीं खाना अब ये पूरी कचौड़ी। आप मुझे पहले की तरह चुकंदर के पराठे बनाकर खिलाया करो। ये ठीक कह रही है बहू, मुझे भी माफ कर दे। मैं भी तुझे हमेशा हरी सब्जियां बनाने के लिए ताना मारती थी, लेकिन जब से तूने ये सब चटर पटर बनाना शुरू किया है ना, मेरा तो हाजमा ही खराब रहने लगा है। और बेटा वजन तो ऐसे बढ़ रहा है जैसे मैं आटे की 1 बोरी रोजाना खा रही हूँ। कल ही मैं टेस्ट करा कर आई हूँ, कोलेस्ट्रॉल, शुगर सब बढ़ गया है। डॉक्टर ने कहा है कि बिल्कुल उबला हुआ खाना खाना है, नहीं तो जल्दी ही ऊपर पहुंच जाऊंगी। पापा जी, वो आपको इस महीने के राशन का बिल देना था ना, आप जाकर चुकता कर दीजिएगा। अरे बहू, ये 15,000 का राशन कब और कौन खा गया? पापा जी, अब रोज पूरी कचौड़ी बनेगी तो तेल तो लगेगा ही ना, और वो जो रोज गाजर का हलवा, रस मलाई और गुलाब जामुन आप लोग खा रहे थे, उसका बिल भी तो भरना ही पड़ेगा ना। बेटा, हर महीने 15-20 हजार रुपए का राशन भरवाने का पैसा नहीं है मेरे पास। जिसे ज्यादा मसालेदार खाने की तलब मचे, अगले महीने का बिल उसी से भरवाना। मेरे लिए तो तुम बिल्कुल वैसा ही खाना बनाओ जैसा तुम बनाती थी, सादा, स्वादिष्ट और पौष्टिक। जी पापा जी। शाम के समय मनोज मुंह लटकाकर घर में घुसता है। अरे क्या बात है, आपका चेहरा क्यों लटका हुआ है? क्या बनाऊं आज, चना मसाला? अरे यार बस भी करो, मुझे नहीं खाना तुम्हारा ये चना मसाला। और कल से मुझे थाली देने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन से तुमने ऑफिस में मुझे थाली देना शुरू किया है, रोज मुझे भूखे पेट ही घर वापस आना पड़ रहा है, क्योंकि तुम्हारा बनाया हुआ वो 56 भोग मुझ तक पहुंच ही नहीं पाता। पहले ही ऑफिस में छीना झपटी मच जाती है। पूरा दिन भूखा होने के कारण रात के समय इतनी ओवर ईटिंग कर लेता हूँ कि पूरी रात मुझे एसिडिटी होती रहती है, जिसकी वजह से मेरा पेट मटके की तरह बाहर आ गया है। तुम कल से अपना वही टिंडा तौरी बनाया करो। अरे कम से कम खाना तो खाने को मिलेगा। कुल मिलाकर पूरे परिवार की अकल बिल्कुल ठिकाने पर आ गई थी, और ससुराल में थाली बनाने का रिवाज भी खत्म हो गया था। बिन ब्याही ननद। सुमन अपने कमरे में रो रही होती है, तभी उसकी छोटी भाभी गीता आती है और झाड़ू फेंकते हुए कहती है, अब रोने से क्या होगा सुमन, जो होना था वो हो गया। तेरी किस्मत में ना शादी है ही नहीं। चल उठ और जाकर झाड़ू लगा, पूरा घर गंदा पड़ा हुआ है। भाभी, मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और आप झाड़ू की बात कर रही हो। मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तेरी जिंदगी हमने खराब करी हो। अरे तेरे कर्म ही ऐसे हैं, पिछले जन्म में कुछ बुरा करा होगा जो तुझे भुगतना पड़ रहा है। सही है। अच्छा चल अब जल्दी से घर का काम कर, नौटंकी मत कर। भाभी मैं थोड़ी देर में कर दूंगी का। अभी मुझे थोड़ा अकेला रहना है, प्लीज मुझे अकेले रहने दीजिए कुछ देर के लिए। सुमन को उसकी छोटी भाभी गीता सुनाई जा रही होती है, तभी उसकी बड़ी भाभी मीनू वहाँ आती है। तुझे मैंने कहा था ना, मेरे सारे कपड़े गंदे पड़े हुए हैं, धोने हैं। तेरी शादी तो हो नहीं रही, इतना खर्चा हो गया और ऊपर से घर गंदा पड़ा है, मेरे कपड़े गंदे पड़े, कौन करेगा साफ? मीनू भाभी,
गीता भाभी तो वैसे ही कुछ समझ नहीं रही। कम से कम आप तो मेरी बात समझो। इतना सब कुछ हो गया है, मेरी शादी टूट गई है और आप लोगों को घर के कामों की पड़ी है। मेरे माँ बाप नहीं है, इसलिए आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है ना। अरे तेरे माँ बाप गुजर गए, यहाँ हम तुझे पाल रहे हैं ना। तू अपने भाई भाभीयों के ऊपर तो है और ऊपर से हमें बोल रही है कि हम तेरे साथ इसलिए ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। कुछ ज्यादा ही जुबान नहीं चल रही तेरी, हैं? कहीं की महारानी है जो सब लोग तेरे दुख को लेकर बैठे रहे। भाभी मैं आप लोगों को कुछ नहीं कह रही हूँ, बल्कि मुझे तो खुशी है कि मेरी भाभीयों को मेरी इतनी चिंता है। मेरे माँ बाप के गुजर जाने के बाद आप लोगों ने मुझे पाला पोसा है। मैं आप लोगों को भला क्यों कुछ कहूँ। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि अभी जो मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया है, उसके बाद घर का काम जरूरी है क्या आप लोगों के लिए? हाँ बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि तेरी शादी तो टूट गई है, तो घर के काम थोड़ी ना रुक जाएंगे, हैं? वो सब तो होनी है। और एक बात बता, अगर घर के काम तू नहीं करेगी तो कौन करेगा? तू क्या चाहती है? तेरी भाभीयों को पहले ही तेरी चिंता है और अब घर का काम भी हम ही करें? वही तो दीदी, मैं भी यही कह रही हूँ सुमन से, लेकिन उससे तो हम उसके दुश्मन लग रहे हैं। अरे शादी टूट गई है, हमें भी दुख है उसका, लेकिन हम उसके दुख को लेकर बैठे थोड़ी ना है। और ऊपर से घर का काम वाम तो होना ही चाहिए। मुझे तो इतनी टेंशन हो गई कि मेरा बीपी लो हो गया है, वरना ना मैं खुद ही कर लेती। अरे बताया क्यों नहीं गीता तूने बीपी लो है? बता देती, मैं तुझे दवाई दिला कर ले आती। अब इतना सब हुआ है, हम लोगों को भी इतनी टेंशन है ना। इतनी मुश्किल से इसकी शादी के लिए रिश्ता ढूंढा, शादी की तैयारी करी और अब शादी टूट गई। अरे तो हमें भी तो दुख है ना, पर हमारी टेंशन कौन समझेगा गीता? नहीं भाभी, आप कोई चिंता मत लो, मैं घर का काम कर लूंगी। सुमन की दोनों भाभियां उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है और घर का सारा काम करवाती रहती है। सुमन बेचारी अपनी भाभियों के आगे कुछ बोलती नहीं और घर का काम करती रहती है। ऐसे ही एक दिन सुमन फोन में वीडियो देखकर बहुत हंस रही थी। ये देखकर मीनू सुमन से कहती है, क्यों महारानी, अभी शादी टूटे हुए 1 महीना भर नहीं हुआ और तेरी बत्ती सी निकल रही है? कोई गम नहीं है क्या तुझे शादी टूटने का, या फिर कुछ ज्यादा ही खुशी है अपनी शादी टूटने की? नहीं भाभी, ऐसा नहीं है, वो तो बस मैं एक वीडियो देख रही थी ना, तो देखकर मुझे हंसी आ गई। और आप ही ने तो कहा था शादी टूट जाने से मेरी जिंदगी नहीं रुकती, तो मुझे अपनी जिंदगी में आगे तो बढ़ना ही होगा ना। मैंने जिंदगी में आगे जरूर बढ़ने को कहा था, लेकिन ऐसे हंसी गुलछर्रे उड़ाने को नहीं। अरे जिस लड़की की शादी टूट जाती है उसका तो रंग उतर जाता है, और एक तू है जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि तेरी अभी शादी टूटी है। तुझे देखकर तो सब यही कहेंगे तूने ही लड़के वालों को भगाया है। कहीं चक्कर चल रहा है क्या तेरा? भाभी, आप ये कैसे बात कर रही हैं? मेरा कहीं कोई चक्कर नहीं चल रहा, और भला मैं क्यों लड़के वालों को भगाऊंगी? मैं तो चाहती थी कि मेरी भी शादी हो, मेरा भी घर बसे। मेरी इतनी उम्र हो गई है, मेरी सारी सहेली की शादी हो चुकी है, बस मेरी नहीं हुई। मुझे अच्छा थोड़ी ना लगता है अपने मायके में ऐसे बैठे रहना। लेकिन तेरे लक्षण तो ये नहीं कह रहे कि तुझे अच्छा नहीं लगता। देख अभी भी बोल रही हूँ, सुधर जा। अगर तूने लड़के वालों को भगाया है ना तो कह देती हूँ अच्छा नहीं होगा। चुपचाप से जो हम कहते हैं वही कर। पता नहीं क्या चाहती है, कब तक हमारी छाती पर मूंग दलती रहेगी। अपनी भाभी की बातें सुनकर सुमन बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि उसकी भाभी ने उसे काफ़ी ज़्यादा खरी खोटी सुना दी थी। लेकिन फिर भी सुमन अपनी भाभी की बातों को दिल पर नहीं लेती और घर के कामों में लग जाती है। कुछ दिनों बाद प्रेस करते हुए सुमन के हाथों से गीता की साड़ी जल जाती है। ये देखकर गीता गुस्से से आग बबूला हो जाती है और तुरंत सुमन को एक जोर से थप्पड़ मार देती है। मेरी इतनी महंगी साड़ी तूने जला दी? तुझे पता भी है कितने की आई है? तेरी बात छोड़कर नहीं गई थी जो तूने जला दी। भाभी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये साड़ी बहुत महंगी है, मुझसे गलती ना हो जाए और ये ना जल जाए, लेकिन आपने मेरी नहीं सुनी। मैंने कहा था कि इसे बाहर से प्रेस करवा लो। तुझे काम ना करना पड़े इसलिए बहाने बना रही है। बोल रही है बाहर से प्रेस करवाओ। अरे बाहर से करवाना है तो तू किस लिए घर पर पड़ी है? तो क्या घर पर बस मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए है? भाभी आप ऐसे क्यों बोल रही हो? ये मेरा भी तो घर है ना, मैं अपने घर में रहती हूँ, इसमें आपको क्या परेशानी हो रही है?
आज तक भैया ने कभी मुझे ये नहीं कहा जो आप कह रही हो। तेरा भाई तो अपनी बहन के मुंह में पागल है, लेकिन मैंने थोड़ी ना अपनी शादी तुड़वा ली है। घर पर बैठी रहती है, शर्म तो आती नहीं। ये घर अब तेरा नहीं हमारा है। आप दोनों भाभी ऐसे क्यों बोल रही हो, जैसे मैंने अपनी शादी खुद ही तुड़वाई हो। मैंने कुछ नहीं किया। आप लोग मुझे दोष देना बंद करो भाभी। बस करो, बस कर। जब देखो नाटक करती रहती है, रोना दिखाकर अपने भाई को ही पागल बनाया कर। लेकिन तेरी सच्चाई से हम दोनों भाभी अच्छे से वाकिफ हैं। घर का काम करना है नहीं, और काम कुछ बोल दो तो रोने लग जाती है कोने में। आज के बाद तू रोते हुए दिख गई ना तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी, समझी? अब हम जब जो काम बोले वो काम किया कर, और बिना कोई गलती के। ठीक है भाभी। सुमन को अपने ही घर में एक नौकर की तरह रखा जा रहा था। सुमन को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि उसकी शादी टूट गई थी। और शादी टूटने का पूरा दोष उसकी भाभीियों ने सुमन पर ही लगा दिया था। सुमन की भाभी हर रोज उसके साथ ऐसा ही बर्ताव करती। खुद परेशान होने के बाद भी सुमन कुछ नहीं कह पाती। कुछ दिनों बाद सुमन पोछा लगा रही होती है और उसकी दोनों भाभियां गंदे पैर लेकर अंदर चली आती है। ये देखकर सुमन कहती है, भाभी मैंने अभी पोछा लगाया है और आप दोनों गंदे पैर लेकर अंदर चली गई। देखो पूरा वापस से घर गंदा हो गया, मुझे दोबारा से पोछा लगाना पड़ेगा। तो क्या हो गया, एक बार कर लिया तो घिस गई क्या, जो दोबारा नहीं कर पाएगी है? और रही बात गंदे होने की, तो ये तो तुझे वापस करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार हो या 100 बार, तुझे बार बार करना ही पड़ेगा, और बिना किसी सवाल जवाब के। वैसे भी तूने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक तो छोड़ा नहीं। अब घर का काम तो कर ले, उसी में हमें संतुष्टि मिल जाएगी कि तू किसी काम की तो है। वरना तुझे देखकर तो यही लगता है कि तू बस हमारा खून जलाने आई है। तेरे माँ बाप भी तुझे छोड़कर चले गए। और नहीं तो क्या, माँ बाप पर भी बोझ ही बन रही थी। माँ बाप से बोझ उठाया नहीं गया, इसलिए बेचारे चल बसे। सुमन की दोनों भाभियां उसके बारे में जरा सा भी नहीं सोचती। पूरे घर में गंदे पैर लेकर अंदर चली जाती है। सुमन दोबारा पोछा लगाने लगती है और ये सब सुमन की दोस्त रिया देख लेती है और वो अंदर आती है। सुमन, कैसी है तू, ठीक है? और ये क्या, घर का काम तू क्यों कर रही है? तेरी दोनों भाभी हैं, क्या तेरी कोई मदद नहीं करता? मेरी दोनों भाभी हैं, मेरी मदद करना तो दूर की बात है, मेरा काम बस बढ़ाती रहती है। मैं तो परेशान हो गई हूँ, कुछ समझ में नहीं आता क्या करूँ। अरे लेकिन तू अपनी दोनों भाभी से कुछ कहती क्यों नहीं? और तू इस घर की बेटी है, अपनी भाभीियों की ननद, वो तेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? और तू चुपचाप सह क्यों रही है? दोनों भाभीियों ने मेरी शादी टूटने का इल्जाम मुझ पर लगा दिया। आए दिन मुझे इसी बात पर ताने देती रहती है कि मेरी शादी टूट गई, मेरी शादी टूट गई। अब मैं भी क्या बोलूं, मेरी किस्मत में जो लिखा था वही हुआ, इसीलिए चुपचाप भाभी के ताने सुन रही हूँ। अरे गलती खुद करे और इल्जाम तुझ पर लगाए, ये कौन सी बात हुई भला? गलती खुद करे मतलब कौन सी गलती? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तू क्या कह रही है। और नहीं तो क्या, ये सब तेरी भाभीियों का ही किया धरा है। मैं जिस दिन तेरी शादी में आई थी ना तुझसे मिलने के लिए, तेरे कमरे में आ रही थी, तब मैंने तेरी भाभीियों को तेरे होने वाले पति से बात करते हुए देखा और उन्होंने तेरे पति से ये कहा कि तू किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए उसने अपनी बारात वहीं से वापस ले ली और तेरी शादी नहीं हुई। और जब तेरी बारात वापस गई तब तू रो रही थी। तब तेरी दोनों भाभी आपस में बात करते हुए कह रही थी कि तेरी शादी तो होने ही नहीं देंगे और इसी तरह तुझे नौकरानी बनाकर घर के काम करवाती रहेंगी। क्या मेरी भाभीियों ने इतना सब किया? मुझे इन दोनों को अपनी भाभी कहते हुए शर्म आ रही है। अब तो इन्होंने हद पार कर दी। अब मैं बताती हूँ कि बिन ब्याही ननद को घर पर बिठाने का नतीजा क्या होता है। रिया सुमन को सारी सच्चाई बता देती है, जिससे सुनने के बाद सुमन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन उससे भी कई ज्यादा वो अपनी भाभीियों को सबक सिखाने की सोच लेती है। और उसी शाम बिना कुछ कहे सुमन अपनी भाभीियों के पर्स से ढेर सारे पैसे लेकर शॉपिंग करके आती है। घर में भाभीियों को बुलाकर कपड़े दिखाने लगती है। भाभी ये देखो, मैंने कितनी सारी शॉपिंग करी है। मैंने ना अपने लिए बहुत सारी ड्रेस खरीदी है। ड्रेस? लेकिन ये सब खरीदने के तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? हमने तो कोई पैसे नहीं दिए। फिर पैसे आए कहाँ से?
आने कहाँ से? मेरे दोनों भाई मेरी प्यारी प्यारी भाभीयों के पास मेरे लिए खर्च भी तो भेजते ना। बस मैंने आप दोनों के पर्स से पैसे ले लिए और अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग कर ली। तुमने हमारे पर्स से पैसे निकाले, वो भी हमें बिना बताए? तुम्हारी इतनी हिम्मत? भाभी, घर की बेटी हूँ मैं, तो हिम्मत तो होनी है ना मुझ में। और वैसे भी क्या आपके पैसे, क्या मेरे पैसे है तो मेरे भाइयों के पैसे ना। अब एक बार उन्हें कहूंगी कि मुझे पैसों की जरूरत है ना, यूं यूं चुटकियों में मेरे अकाउंट में भेजेंगे। अब आप खुद समझिए, अगर मैंने कहा तो और ज्यादा पैसे मिलेंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि मैंने आपके पर्स से जितने पैसे निकाले उतने में ही शॉपिंग करी, वरना खर्चे तो और भी ज्यादा हो सकते थे। सुमन की बात सुनकर दोनों भाभीयों का मुंह बंद हो जाता है और वो दोनों चुप हो जाती हैं, कुछ नहीं कहती। लेकिन सुमन यहाँ थोड़ी ना रुकने वाली थी, अब तो वो और भी खर्च करती थी। एक दिन सुमन अपने दोनों भाइयों से कहकर घर पर बहुत सारी खाने की चीज मंगवा लेती है और बिना खाए उसे कूड़े में फेंक देती है। ये देखकर गीता को बहुत गुस्सा आता है। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं, ऐसे उड़ाई जा रही हो? अरे अगर हम कुछ कहते नहीं तो तुम सर पर ही नाचे जा रही हो। अपने भाई से बोलकर इतनी सारी चीजें मंगवा ली, खानी भी तो चाहिए थी ना, खाई क्यों नहीं, कूड़े में क्यों फेंक दी? भाभी वो क्या है ना, मंगवा तो ली थी पर फिर बाद में मेरा मन नहीं हुआ खाने का, और फिर मैंने कुछ और मंगवाने का सोचा, इसलिए मैंने सब फेंक दिया। आपको खाना है तो कूड़े में से निकाल कर खा लीजिए ना भाभी। तुम मुझे कह रही हो कि मैं कूड़े से निकाल कर खाऊं? तुम भूल गई हो क्या कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ और अपनी भाभी से ऐसे बात कर रही हो? शुक्र है मानो भाभी से बात कर रही हूँ, वरना बात करने लायक तो आप हो भी नहीं। खैर अभी मैंने अपने लिए बाहर से पिज्जा मंगवाया है, खाना हो तो बता देना। तुमने तो सच में हद कर दी। तुम्हारा कुछ ना कुछ परमानेंट इलाज तो करना ही पड़ेगा। भाभी क्या इलाज करोगी हैं? मेरी शादी तो टूट गई है और इतनी जल्दी कोई दूसरी शादी थोड़ी ना करेगा। अब तो मैं ऐसे ही घर में पड़ी रहूंगी और आराम से भैया के पैसों पर ऐश करूंगी। बड़ी आई ऐश करने वाली, 2 महीने में इसकी घर से विदाई ना करवा दी तो हम भी इसकी भाभियां नहीं। गीता और मीनू दोनों सुमन के रोज के खर्चों से बहुत तंग हो जाती है और एक दिन मीनू गीता के कमरे में जाती है। हमने ना बहुत बड़ी गलती करी सुमन की शादी तोड़वा कर। अब तो ये हमारे ही सर पर तांडव कर रही है। अरे इतना खर्च करवाती है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इसे कैसे सुधारूं। दीदी आपने सच में ना मेरे मन की बात छीन ली। मैं तो यही सोचकर परेशान हो रही थी कि इसने उनकी तो अभी तक की आधी कमाई उड़ा दी। मैंने सोचा था अपने लिए सोने के गहने बनवाऊंगी, लेकिन यहाँ तो आर्टिफिशियल लेने की भी औकात नहीं बची। अब बस बहुत हो गया इसका। हमने इसकी शादी तुड़वाई थी ना, अब हम इसके लिए जल्दी से कोई लड़का देखते हैं और फटाफट यहाँ से इसे रवाना करते हैं, वरना ये तो हमें कंगाल करवा कर मानेगी। दीदी आप तो लड़का देखने की बात कर रहे हो और मैंने तो देखना शुरू भी कर दिया। मुझे पता है ये लड़की हमसे पता नहीं कौन सी बात का बदला ले रही है। अब तो हम इसकी जल्दी शादी ही करवा देते हैं। हाँ यही सही है। मैं भी इसके भैया से बोल रही थी कि हम लड़का देख रहे हैं, लड़का मिलते ही शादी करवा देंगे। मीनू और गीता ने जो चाल चली थी अपनी ननद के खिलाफ, अब वो उन पर ही भारी पड़ गई थी। वो दोनों जल्दी से ही अपनी ननद की शादी करवाने में लग गई थी, जिसके बाद सुमन की भी परेशानियां दूर होने लगती हैं। देवरानी की नौकरी। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, हर जॉइंट फैमिली की अपनी अलग ही कहानी होती है। ऐसी ही एक जॉइंट फैमिली की कहानी आज आपको सुनाते हैं। ये कहानी है गुप्ता परिवार की। गुप्ता परिवार में अभी कुछ दिन पहले ही छोटी बहू सुगंधा ब्याह कराई है। वैसे तो आमतौर पर बड़ी बहुएं इस बात से नाखुश ही होती है कि घर में उनके अलावा एक और बहू आ गई, लेकिन छोटी बहू के आने से गुप्ता जी की बड़ी बहू अर्पिता की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। माँ जी, जब तक बच्चे नहीं हुए थे मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लेती थी, लेकिन जब से गुड्डी और चीकू हुए हैं घर के काम निपटाना बहुत मुश्किल हो गया है। समझ में नहीं आता घर संभालो के बच्चे। अरे अर्पिता बहू, अब तो तेरे दुख भरे दिन भी तेरे भैया। जितना परेशान होना था हो चुकी, अब तो तेरी देवरानी आ गई है। अब क्यों चिंता करती है तू? घर के काम दोनों मिलजुल कर लिया करो। आप ठीक कह रही हैं मम्मी जी। 9 लोगों का खाना, नाश्ता, कपड़े और घर की साफ सफाई अकेले संभाल पाना इतना आसान काम नहीं है। फिर भी मैंने इतने सालों तक खुशी खुशी सब कुछ संभाला है।
मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि अब कोई मेरा दुख दर्द बांटने वाला भी इस घर में है। कम से कम बीमार होने पर एक दिन की छुट्टी तो मिलेगी। हे भगवान, यहाँ तो सबने पहले ही मुझसे काम कराने के ख्याली पुलाव पका रखे, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता मुझसे घर के काम कराना मतलब बिल्ली के गले में घंटी बांधना, जो इतने सालों में मेरी मम्मी नहीं करा पाई, ये लोग क्या खा कर पाएंगे। शादी के 2-4 दिन तो सुगंधा ने मेहमान बनकर बिस्तर पर बैठकर काट लिए थे, लेकिन असली जंग शुरू होना अभी बाकी था। 3 दिन बाद। बेटा सुगंधा, ऐसा करो, सुबह का नाश्ता तुम बना दिया करो। अर्पिता को बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना होता है ना, तो उससे थोड़ी मदद मिल जाएगी। फिर साफ सफाई करने के बाद दोपहर का खाना तुम दोनों मिलकर बना लिया करना। मम्मी जी, नाश्ते में क्या बनाना है? ऐसा करो बेटा, आज गोभी के पराठे बना लो, बच्चे भी खुश होकर टिफिन ले जाएंगे। जी ठीक है मम्मी जी। सुगंधा गोभी के पराठे बनाने के लिए रसोई में पहुंच जाती है, लेकिन अकेले इतने सारे पराठे बनाते बनाते उसको नानी याद आने लगती है। उसने तो बस आज तक मम्मी के हाथ के पराठे आराम से बैठकर खाए थे। हे भगवान, क्या आफत है ये। कोई पराठा फट रहा है तो कोई टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। ऊपर से पापा जी की फरमाइश की थोड़ी ज्यादा गोभी भरकर पराठे बनाओ। मुझसे नहीं होने वाला ये सब। इतना दिमाग अगर मैंने पढ़ाई में लगाया होता तो आज मैं IAS अफसर बन गई होती। बेचारी सुगंधा मन ही मन अपनी किस्मत को कोसती पराठे बना रही थी, लेकिन जॉइंट फैमिली में काम बिरबल की खिचड़ी पकाने जैसा होता है। कितना भी काम करते रहो, लेकिन मजाले जो काम खत्म हो जाए। नाश्ते का काम अभी निपटाया ही था कि सासू माँ ने 2 मंजिला घर झाड़ू पोछा उसे सौंप दी। सुगंधा बहू, ऐसा करो, तुम झाड़ू पोछा लगा लो और अर्पिता मशीन लगाकर कपड़े धो देगी। ऊपर के फ्लोर की सफाई करते करते सुगंधा की कमर टेढ़ी हो गई थी। अभी तो नीचे का फ्लोर बाकी है। हे भगवान, मम्मी ने मुझसे कौन से जन्म का बदला निकाला है, इतने बड़े घर में मेरी शादी करा के। अरे 2 कमरे वाला ससुराल में मेरा रिश्ता नहीं कर सकती थी क्या? अब इस राजमहल को साफ करते करते मेरी आधी जिंदगी निकल जाएगी। किसी तरह रोते रोते सुगंधा सफाई का काम निपटा कर नीचे आई तो देखा कि जेठानी ने पूरे परिवार के कपड़े धोकर फैला दिए हैं और अब रसोई में दोपहर के खाने की तैयारी कर रही है। अरे सुगंधा, हो गई सफाई? अच्छा, मैंने दाल चावल पकने के लिए रख दिए हैं, तब तक तुम सब्जी काट लो। भाभी, मैं वो सोच रही थी कि थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर खाना बनाते हैं। सुगंधा, खाना लेट हो जाएगा और पापा जी को ना ठीक 1 बजे खाना चाहिए होता है, नहीं तो वो खाना भी नहीं खाते। उनकी वजह से कई बार तो मैं रात के 10 बजे तक कपड़े धोती हूँ, क्योंकि दिन में टाइम ही नहीं रहता ना कपड़ों के लिए। कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम समझ जाओगी। अभी तो तुम फटाफट रसोई में आकर मेरी मदद कर दो। अभी रोटी, सब्जी, सलाद, रायता सब बनना बाकी है। अरे ये लोग इंसान है या बकासुर? इतना खाना एक टाइम में कौन खाता है? एक सब्जी और रोटी खाकर पेट नहीं भरता क्या? पहले इतने सारे व्यंजन बना, फिर 2 टोकरे भरकर बर्तन धो। पता नहीं भाभी ने कैसे इस घर में इतने साल अकेले बिता लिए। मैं होती तो 2 दिन में या तो घर छोड़कर भाग जाती या फिर तलाक ले लेती। मैं अपनी जिंदगी ऐसे गधा मजदूरी करके नहीं बिता सकती। मुझसे नहीं होगा ये सब। पूरा पूरा दिन झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना, नाश्ता, एक पल का भी सुकून नहीं है यहाँ पर। तो शाम के समय, सुगंधा, अरे भाई कहाँ गुम हो गई हो? अरे आप आ गए? कुछ नहीं, कमरे में थी। लो जी, पति पूरा दिन मेहनत करके घर आ रहा है, ये नहीं कि कुछ चाय नाश्ता बनाकर परोस दे हैं? जाओ भाई, अपने खूबसूरत हाथों का जादू चलाओ और कुछ अच्छा सा बनाकर खिला दो। आलोक, चाय तो ठीक है, लेकिन कुछ अच्छा सा मतलब? अच्छा सा मतलब चाय के साथ कुछ स्नैक्स बना कर लाओ भाई। हैं? अच्छा ठीक है, बनाती हूँ। सुगंधा रसोई में जाती है और पति के लिए पोहा बनाने लगती है। बेटा सुगंधा, पोहा बना रही हो ना, तो ऐसा करना सबके लिए ही बना लेना। बच्चे भी ट्यूशन पढ़कर आते होंगे और त्रिलोक के भी आने का समय हो रहा है, सब लोग थोड़ा थोड़ा ले लेंगे। जी ठीक है मम्मी जी। सबको शाम की चाय और नाश्ता देने में ही खाना बनाने का समय हो गया था। चाय नाश्ता कराने के बाद सुगंधा और अर्पिता रात के खाने की तैयारी करने लगते हैं।
रात के खाने का काम निपटाते निपटाते उसे 10:30 बज गए थे। 10:30 बजे जब वो बिस्तर पर लेटी तो उसे ऐसा लगा जैसे न जाने कितने वर्षों से उसने आराम ही नहीं किया। कुछ दिन तो बेचारे सुगंधा कड़वे घूंट निगलते हुए सास और जेठानी के बताए हुए सारे काम भाग भाग कर करती रहती है, लेकिन जल्दी उसे एहसास हो जाता है कि ये सब जीवन भर करते रहना उसके बस का नहीं है। कुछ दिन बाद, मम्मी जी, आजकल बहुत महंगाई हो गई है। एक आदमी की कमाई से घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए मैंने भी ना 2-3 कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ था। आपको पता है, एक जगह से मेरे पास नौकरी के लिए कॉल भी आ गया। मुझे आज इंटरव्यू के लिए जाना है। अरे वाह बेटा, बहुत अच्छी सोच है तेरी। ऐसे थोड़ी ना बहू का घर की लक्ष्मी कहते हैं। देखो तो कितनी समझदार है मेरी बहू। आते ही मेरे बेटे का हाथ बटाने के लिए कोशिश करने लगी। एक तू है और एक वो अर्पिता है, दिन भर बस घर के कामों के लिए हाय हाय करती रहती है। अरे नया जमाना है, औरतें चांद तक पहुंच गई और इनसे तो घर भी नहीं संभाला जा रहा। तू जा बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तुझे नौकरी जरूर मिलेगी। सास से आशीर्वाद लेकर सुगंधा नौकरी के इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। शाम को 5 बजे। अरे सुगंधा बेटा, कैसा हुआ इंटरव्यू? सब बढ़िया रहा ना? जी मम्मी जी, इंटरव्यू तो बहुत अच्छा हुआ और मुझे जॉब भी मिल गई। अरे वाह 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 वाह, माता रानी ने मेरी सुन ली बेटा। जीती रहो, खूब तरक्की करो, फूलो फलो। तो कब से ज्वाइन कर रही हो बेटा? कल से ही ज्वाइन करना है मम्मी जी। अच्छा अच्छा ठीक है। तू थक गई होगी ना, पूरे दिन से आप घर में घुसी है। जा जाकर आराम कर ले और अपने जाने की तैयारी कर ले। आज का काम अर्पिता देख लेगी। मम्मी जी, भाभी अकेले। अरे हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, उसे आदत है। 8 साल से वही तो सब संभालते आ रही है। तू चिंता मत कर। हाँ, जा जाकर थोड़ा सुस्ता ले बेटा। सुगंधा सास के कहने पर अपने कमरे में आकर आराम करने लगती है। अर्पिता बहू। जी मम्मी जी। बेटा वो सुगंधा की ना जॉब लग गई है। पूरा दिन बेचारी दिमाग खपा कर आई है, इसलिए रात का खाना तू ही देख लियो। और हाँ, 1 कप चाय बनाकर उसके कमरे में ही दे आना। मैंने कहा कि थोड़ा आराम कर ले, फिर तो कल से दौड़ भाग करनी है। क्या नौकरी? अब सुगंधा नौकरी करेगी क्या? हाँ हाँ, अभी अभी बताया तो मैंने कि उसकी नौकरी लग गई। कहाँ, कौन सी कंपनी में? और सैलरी कितनी मिल रही है? अरे अभी उसे नौकरी ज्वाइन तो कर लेने दे, आगे सैलरी भी पूछ लेना। बेटा ऐसा अच्छा थोड़ी ना लगता है कि पहले ही दिन मैं उससे पूछ लूं तुझे पगार कितना मिलेगा। अरे जो भी पैसा मिलेगा आखिर वो कहाँ ले जाएगी, सब घर में ही तो आएगा ना। मैं तो सच्ची बहुत खुश हूँ, हमारे खानदान की पहली औरत है जो घर की चौखट लांग कर ऑफिस तक पहुंची है। सासू माँ तो छोटी बहू की नौकरी लगने से बहुत खुश नजर आ रही थी, लेकिन बड़ी बहू अर्पिता का मन अभी भी ये सच स्वीकार नहीं कर रहा था कि ऐसे अचानक छोटी की नौकरी कैसे लगे। जहाँ तक उसे याद था, छोटी के पास पहले का कोई वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं था और ऐसी कोई प्रोफेशनल डिग्री भी तो उसने नहीं ली हुई थी। डाउट तो मेरे मन में बहुत सारे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर मैंने कुछ भी कहा तो मम्मी जी को यही लगेगा कि छोटी की तरक्की से जल रही हूँ। अर्पिता बहू ऐसा करना, सुबह जब तू बाकी सबका टिफिन बनाएगी ना तो सुगंधा का भी टिफिन पैक कर देना। वो बेचारी पूरा दिन ऑफिस में काम करेगी, कम से कम घर का खाना खाएगी तो शरीर में ताकत बनी रहेगी। माँ जी, सुगंधा को कहिए ना सुबह उठकर कम से कम नाश्ता बनाने में ही मेरी थोड़ी मदद कर दिया करे, फिर तो वो ऑफिस चली जाएगी और पूरा दिन घर के कामों में मुझे अकेले ही खटना पड़ेगा। अरे बहू, ये कैसे बेतुकी की बात कर रही है? वो बेचारी सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल रही है, अब ऑफिस में भी वो सारा दिन काम ही करेगी, हाथ पर हाथ रखकर बैठेगी तो नहीं। तू घर में है तो घर के काम तो तुझे ही करने पड़ेंगे ना। और मुझे ना ज्यादा ज्ञान मत दे, जाकर उसका टिफिन बना जा। मम्मी जी, मुझे पता है कि वो ऑफिस जा रही है तो वहाँ काम ही करेगी, लेकिन घर के काम भी तो उसके अपने ही है ना। घर के कामों में मदद करना भी उसका फर्ज बनता है या नहीं? अब वो सुबह उठकर जल्दी जल्दी अपने ऑफिस के लिए तैयार हो या फिर तेरे साथ किचन में आकर रोटियां बेले हैं? घर से बाहर जाने वाले को बाहर की 10 चिंता होती है। अब मुझे ना ये रोज रोज की झिकझिक नहीं चाहिए। जैसा पिछले 8 सालों से घर चल रहा था आगे भी चल सकता है। सुगंधा बाहर काम कर रही है तो उसमें भी घर की ही भलाई है ना। अर्पिता को समझ में आ गया था कि नौकरी की बात सुनते ही सासू माँ के तेवर बदल गए हैं।
कल तक जो सासू माँ उसे देवरानी के आने का दिलासा देकर काम का बंटवारा करने के लिए कहती थी, वही आज अपनी बातों से पलट गई थी। लेकिन कहते हैं ना, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जा सकता। उसी तरह अर्पिता भी जानती थी कि ससुराल में रहना है तो सास से बिगड़ने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए उसने सासू माँ की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और दुखी मन से रसोई में जाकर अपना काम करने लगती है। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। सुगंधा रोज सुबह आराम से सोकर उठती, नहा धोकर अच्छे से तैयार होती और जेठानी का बना बनाया टिफिन हाथ में लेकर ऑफिस के लिए निकल जाती। इधर पूरा दिन जेठानी अर्पिता घर के कामों में फंसी रहती। वो बेचारी अकेले ही पूरे घर का खाना, नाश्ता और साफ सफाई का काम देखती। सुगंधा ऑफिस से घर लौटने के बाद भी रसोई में आकर जेठानी की मदद करना जरूरी नहीं समझती थी। सुगंधा, तुम शाम को ऑफिस से आने के बाद ही मेरी थोड़ी मदद कर दिया करो। माँ जी से तो कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन तुम तो समझती हो ना, घर के काम करते करते मेरी हालत खराब हो जाती है। कम से कम तुमसे तो थोड़ी मदद की उम्मीद मैं कर ही सकती हूँ। मैं समझ सकती हूँ भाभी, घर में बहुत काम होते हैं, आप भी थक जाती होंगी। लेकिन सच बताऊँ, पूरा दिन ऑफिस में दिमाग खपाने के बाद घर आकर ना एक गिलास पानी भी खुद से लेकर पीने का मन नहीं करता। और अभी तो मुझे उतना काम करने की आदत भी नहीं है ना। भाभी, आप मैनेज कर लीजिए ना, मुझ में तो बिल्कुल ताकत ही नहीं बचती घर आकर कुछ भी काम करने की। किसी को भी इस घर में मेरी नहीं पड़ी। छोटी बहू पैसे कमा कर ला रही है तो अब माँ जी को वही अच्छी लगती है। मैं यहाँ घर के कामों में दिन भर खपती रहती हूँ, लेकिन किसी को मेरी तकलीफ का कोई अंदाजा नहीं। यहाँ तक कि कल की आई हुई सुगंधा ने भी आज मुंह पर ही मदद करने के लिए मुझे मना कर दिया। अर्पिता आकर रसोई में रात के खाने की तैयारी करने लगती है। तभी उसे सास की बातें कान में पड़ती है। अरे जीजी, सच में बिल्कुल लक्ष्मी है। लक्ष्मी मेरी छोटी बहू खानदान की पहली बहू है जो घर से बाहर निकलकर पैसे कमा कर ला रही है। घर के आदमियों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। भाई मैं तो यही कहूंगी कि आजकल एक आदमी की कमाई में घर कहाँ चलता है। सबकी बहुओं को ना कमाना चाहिए। अभी तो सुगंधा ने कमाकर 1 रुपया हाथ में नहीं रखा। अभी से माँ जी को बस सुगंधा ही सुगंधा दिखाई पड़ रही है। हर बहू को घर से बाहर जाकर कमाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है माँ जी। घर से बाहर जाकर कमाने वाली औरत की कम से कम इज्जत तो होती है। यहाँ मैं सालों से सुबह से लेकर रात तक एक पैर पर खड़े होकर सबकी सेवा कर रही हूँ, लेकिन मेरी तारीफ में माँ जी ने कभी 2 शब्द नहीं कहे। सुगंधा घर से बाहर जाकर नौकरी तो कर रही है, लेकिन वापस आकर घर के एक भी काम में हाथ नहीं लगाती। अगर ऐसे ही हर औरत घर से बाहर नौकरी करने लगे तो घर कैसे चलेगा, ये कभी सोचा है माँ जी ने? सुगंधा अपनी किस्मत को कोसती हुई रसोई में खाना बना रही थी। तभी उसका फोन बजने लगता है। हाँ नीतू, बता कैसी है? अरे ऐसी उखड़ी उखड़ी आवाज में क्यों बात कर रही है? अब तो खुश हो जा, अब तो तेरा हाथ बटाने वाली भी आ गई भाई। देख नीतू, मुझे ना इस बारे में कोई बात नहीं करनी। कुछ और बात है तो कर, वरना रख दे फोन। अरे लेकिन हुआ क्या है, कुछ बताएगी भी? नीतू के बार बार पूछने पर अर्पिता उसको सारी बात बताती है। देख अर्पिता, ये तेरी देवरानी है ना सुगंधा, ये मेरी बुआ जी के पड़ोस में ही रहती थी। मैं इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। इसका बचपन से ही पढ़ाई में, यहाँ तक कि घर के कामों में भी मन नहीं लगता था। 1 नंबर की गवार लड़की है वो, उससे कौन नौकरी देगा भला? और तू इतनी मूर्ख है, तूने उससे एक बार नहीं पूछा कि आखिर वो नौकरी कहाँ करती है, कितनी सैलरी मिल रही है? अरे यार, घर में किसी ने भी उससे कोई पूछताछ नहीं की। हर कोई बस इसी बात की खुशी में पगलाया जा रहा है, छोटी बहू की नौकरी लग गई, छोटी बहू की नौकरी लग गई। आज तक 1 रुपया लाकर उसने माँ जी के हाथ पर नहीं रखा। तो बस ठीक है ना, तू अपनी सास को भड़का। सास को कहे कि सुगंधा से कहे कि तनख्वाह लाकर सास के हाथ में दे। सहेली की बताए अनुसार अगले दिन अर्पिता अपनी सास के पास जाती है। मामी जी, अब तो सुगंधा को नौकरी करते हुए कई महीने बीत गए हैं, आपने उससे कभी पूछा नहीं वो अपनी सैलरी का क्या करती है? मैंने भैया से पूछा तो वो भी यही कह रहे थे कि उन्हें पता नहीं कि सुगंधा कितना कमाती है और उन रुपयों का क्या करती है। अब अगर वो नौकरी कर रही है तो उसे घर के लिए भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी निभानी चाहिए ना। बात तो तेरी सही है बहू। आज ही सुगंधा से पूछती हूँ कि इतने महीने हो गए तनख्वाह का 1 रुपया उसने घर में नहीं दिया। आखिर अपनी तनख्वाह का करती क्या है? शाम के समय, सुगंधा बहू, 3 महीने हो गए तेरी नौकरी को, बेटा तनख्वाह नहीं मिली क्या अब तक?
मम्मी जी तनख्वाह तो मिली थी, लेकिन वो तो सारी खर्च हो गई। अरे कहाँ खर्च कर दी तूने? हमारे हाथ में तो तूने चवन्नी भी लाकर नहीं दी। और रवि कह रहा था कि तूने उसे भी नहीं बताया कि तुझे कितनी तनख्वाह मिलती है। तू अपनी तनख्वाह का करती क्या है? ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, मेरे कहने का मतलब था कि मैंने पैसे म्यूचुअल फंड में लगा दिए। मेरे सारे पैसे आपके नाम से एक तरह से बैंक में जमा हो रहे हैं। क्या कहा? मेरे नाम से? हाँ मम्मी जी, अब धीरे धीरे आपकी और पापा जी की उम्र बढ़ रही है। कल को आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो आप क्या करेंगे? इसीलिए आपका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए मैंने आपके नाम से एसआईपी खुला दी है। अरे बहू, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। बहुत दूर की सोच है तेरी तो। इतना तो कभी मेरे बेटों ने भी मेरे बारे में नहीं सोचा। जीती रहे बेटा, हमेशा खुश रहे। सुगंधा के मुंह से सास के नाम पैसा जमा करने वाली बात सुनकर अब अर्पिता को पूरा यकीन हो गया था कि सुगंधा झूठ बोल रही है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में अर्पिता सुगंधा को इतना तो समझ ही गई थी कि वो अपना पैसा किसी और के नाम जमा करने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। बस बहुत हो गया, अब मुझे ही पता लगाना होगा कि आखिर ये सुगंधा की नौकरी का चक्कर क्या है। अगले दिन जैसे ही सुगंधा अपने ऑफिस के लिए निकलती है, अर्पिता भी माँ की बीमारी का बहाना करके सुगंधा के पीछे पीछे घर से निकल जाती है। अर्पिता देखती है कि सुगंधा घर से निकलने के बाद ऑटो लेकर सीधा अपने मायके चली गई। अर्पिता को ये देखकर बहुत हैरानी होती है। हो सकता है इसे कुछ काम हो, इसलिए ये आज ऑफिस की जगह मायके चली गई हो। मैं कल फिर से ट्राई करती हूँ। अर्पिता कई दिनों तक लगातार ऐसे ही सुगंधा का पीछा करती है, लेकिन देखती है सुगंधा तो रोज रोज ससुराल से निकलने के बाद मायके जाकर बैठ जाती है और फिर शाम के समय वहां से निकलकर सीधा ससुराल। अब अर्पिता को सुगंधा का सारा खेल समझ में आ गया था। अगले दिन, मम्मी जी आपको पता है, आज मैं ना आपको एक सरप्राइज देने वाली हूँ। अरे क्या सरप्राइज है? साफ साफ बता। नहीं मम्मी जी, ऐसे नहीं। सरप्राइज के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। शाम को 4 बजे अर्पिता सास को साथ लेकर सुगंधा के मायके पहुंच जाती है। वहां जाकर वो दोनों देखते हैं कि सुगंधा आराम से बिस्तर पर सो रही है। अरे सुगंधा बहू, तू यहाँ? ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी जी, मैं आपको यही दिखाने के लिए लाई हूँ कि आपकी छोटी बहू कोई नौकरी करने नहीं जाती, बल्कि वो हर रोज घर से निकलकर सीधा अपने मायके जाती है। समधन जी, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? बड़ी बहू सही कह रही है क्या? अरे बहन जी, इस सुगंधा ने ही मुझसे कहा कि आपने इससे कहा है कि अभी नई नई शादी है, ससुराल में मन नहीं लगता होगा, इसलिए तुम सुबह अपने मायके चली जाया करो और शाम को वहां से लौट आया करो। सुगंधा बहू, कोई और बहाना बचा है? कुछ और कहना है या घर चले? मैं चलती हूँ ना माँ जी, वैसे भी घर पर बहुत काम पड़ा होगा ना। हाँ, मैं सोच रही हूँ बड़ी बहू को 1 महीने के लिए उसके मायके भेज दूँ। तू तो है ही घर का काम करने के लिए। क्यों, ठीक कहा ना? बेचारी सुगंधा अपने फैलाए जाल में खुद ही फंस चुकी थी। अब तो उसकी वही हालत थी कि मरता क्या ना करता। इसलिए सजा के तौर पर बेचारी अगले 1 महीने पूरे घर का